अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ बिलाल ज़फ़र कनाडा से। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। आज मैं आपको अपने वन बेड बेसमेंट इन ओंटारियो का लिविंग रूम एंड किचन का टूर दूंगा और साथ में एक कहानी शेयर करूंगा जो मेरे फ्रेंड की है, जो हमारी ही तरह यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, लेकिन जैसे हम यहाँ पाकिस्तान से आए तो वो अमेरिका से आए। तो आपको मैं बताऊंगा कि वो कैसी अकोमोडेशन में रहते हैं और मैं कैसे कंपेयर करता हूँ उनकी अकोमोडेशन को अपने इस वन बेड बेसमेंट के साथ। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कनाडा आना चाहते हैं और आने की तैयारियों में हैं और अपने लिए ऑप्शंस सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि कहाँ रहेंगे कनाडा में आकर। तो सबसे पहली तो मैं आपको इस बात का जवाब दे देना चाहता हूँ कि कनाडा एक खाली किताब की तरह है, एक कोरे कागज़ की तरह है जिस पर आप अपनी कहानी सिफर से स्क्रैच से लिखना शुरू करेंगे। तो कनाडा में कहाँ आकर आप रहना शुरू करेंगे ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो वैसे तो इंसान तब ज़्यादा अच्छी एडवाइस दे सकता है जब वो खुद दो जगहों पर रहा हुआ हो तो उसका कंपैरिजन कर सकता है, लेकिन ऐसा मेरे केस में नहीं है। मैं तो आया और ओंटारियो में ही रिहाइश पजीर हुआ और रब ने मुझे यहीं पर बरकत दे दी। तो इन टर्म्स ऑफ के जॉब एंड सेटलमेंट तो मैं तो कहूँगा कि ओंटारियो में ही आए, क्योंकि आबादी ज़्यादा है दूसरे सूबों की निस्बत, और जहाँ आबादी ज़्यादा होती है वहीं मौक़े भी ज़्यादा निकलते हैं। अनलेस आप सेल्फ सफिशेंट हो इन टर्म्स ऑफ आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस हो, कहीं से आपके पैसे आते हों, या आप ऊबर चलाएं, तो वो तो चलें, आप ऑल ओवर कनाडा कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू के आपको बेसमेंट में आना चाहिए या आपको टाउन हाउस में जाना चाहिए, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड हैं वो टाउन हाउस में रहते हैं और वो टाउन हाउस का पे करते हैं with utilities included roughly $3,200 a month, जबकि मैं इस वन बेड बेसमेंट का पे करता हूँ $1,800 a month यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड। यूटिलिटीज़ में इंटरनेट है, पानी है, गैस है, बिजली है, सब चीज़ें शामिल हैं। तो उनके साथ मेरा 1800 बनता है और उनका 3200 बनता है। तो ऐसी दिखती है अगर आप वॉकआउट बेसमेंट लेते हैं कनाडा में वन बेड। लेकिन अगर आप टाउन हाउस लेते हैं तो फिर वो तो एक बाकायदा घर की तरह से होता है, बिकॉज़ वो ऐसे होता है कि ग्राउंड फ्लोर में आपका लिविंग रूम एंड किचन एंड वॉकवे और थोड़ी सी एक सिटिंग अरेंजमेंट भी होती है, और आपका किचन सेपरेट होता है, और आपका लिविंग रूम के साथ ड्राइंग रूम भी होता है, और फिर स्टेयर्स जो ऊपर जाती हैं वहाँ पर आपके कमरे होते हैं। तो एक प्रॉपर घर जैसे होता है, उस तरीके से आप उसमें रह सकते हैं। लेकिन एक और भी चीज़ देखनी ज़रूरी है, स्पेशली बच्चों वाली फैमिली के साथ, क्योंकि जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनके साथ बहुत बड़े घर को साफ़ सुथरा रखना, उसको मैनेज करना अपने आप में एक टास्क होता है, पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है ज़्यादा। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके छोटे-छोटे बच्चे हैं तो स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल रादर देन एक बहुत बड़े घर की ज़िम्मेदारी आप ले लें, बिकॉज़ वो आपको फिर उस हिसाब से भरना भी पड़ता है। नए इमिग्रेंट्स आप यहाँ पर आते हैं, जॉब्स भी नहीं होती, पैसे भी लिमिटेड होते हैं, हर चीज़ महँगी मिलती है। तो ज़्यादातर लोग फिर फ़ेसबुक मार्केटप्लेस एंड kijiji वगैरह से सामान ख़रीद कर अपने घरों में रखते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर घर की फ़ील लेना चाहते हैं यहाँ पर, तो डिटैच्ड हाउस से तो टाउन हाउस सस्ता है। डिटैच्ड हाउसेस स्टार्ट फ्रॉम $4,000 और एंड गो अपवर्ड्स, एंड इट मेक सेंस उनके लिए इतना महंगा होना, बिकॉज़ वो एक प्रॉपर घर होता है और उसका बैकयार्ड भी होता है। जबकि टाउन हाउस के केस में आपके साथ दाएं बाएं और घर बने होते हैं,
लेकिन आपकी अपनी जो स्पेस होती है दैट डज फील लाइक अ कंप्लीट होम एनीवे। तो वो आपको सस्ती अकोमोडेशंस में भरपूर एक लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप कंपेयर करें 1800 को 3200 से, तो ज़मीन आसमान का यहाँ पर भी फ़र्क है, लगभग आधे आधे का फ़र्क है। और आधे आधे का मैं इस वजह से भी कह रहा हूँ बिकॉज लिविंग इन अ वन बेड बेसमेंट आपको भरना भी कम पड़ता है ना घर। लेकिन अगर आप पूरा टाउन हाउस लेंगे तो उसी हिसाब से फ़र्ज़ के ऊपर 2 कमरे हैं या 3 कमरे हैं, तो आपको उतने ही बेड्स भी लाने होंगे, उतने मैट्रेसेस भी लाने होंगे। तो मेंटेनेंस वगैरह और चीज़ें ख़रीदारी ये सब चलता रहता, तो ले देख के समझ लें कि 100% ही फ़र्क है। मतलब कि आधो आध का फ़र्क है। अगर आप वन बेड बेसमेंट में रहते हैं और टाउन हाउस में रहते हैं, तो आधो आध का फ़र्क पड़ जाता है। तो मुझे तो ऑनेस्टली वैसे इसमें ज़्यादा समझदारी लगती है कि घर आपका अपना तो है नहीं, आप किराए पर रह रहे हैं ना, आपकी बेसमेंट है ना, आपका अपना टाउन हाउस है, जहाँ भी रहना है बस आपको वक्त गुजारने के पैसे देने हैं। तो ऐसे में अगर आप सिमट कर रह सकते हैं और थोड़ा सा गुजारा कर सकते हैं, तो बेहतर अक्लमंदी का तकाजा मुझे ये लगता है कि आप बेसमेंट से स्टार्ट करें। आपको क्या लगता है कि अक्लमंदी का तकाजा ये है, या अक्लमंदी का तकाजा ये है कि आप जो गुज़र रहा है वक्त उसमें आप एक भरपूर घर का मज़ा लें, बिकॉज़ ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए पता नहीं। लेकिन ज़रूर नीचे शेयर कीजिएगा कि बताइए, अगर आप समझते हैं बेसमेंट में रहना ज़्यादा बेहतर है तो बेसमेंट लिख दीजिएगा, और अगर आप टाउन हाउस में रहना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं नए इमिग्रेंट्स के लिए, तो टाउन हाउस लिख दीजिएगा नीचे कमेंट में। लेकिन बेसमेंट में भी लेने के लिए कुछ चीज़ें देखने वाली होती हैं कि लीगल बेसमेंट लें जिसकी खिड़कियां बड़ी बड़ी और हवादार हों, और वॉकआउट बेसमेंट हो जैसे हमारी है। और हमारे पास तो एडेड एडवांटेजेस ये भी हैं कि जोहा का स्कूल इतना करीब है कि हिना को 1 मिनट भी वॉक नहीं करनी पड़ती हिना जोहा को ड्रॉप एंड पिक करने के लिए। और बस स्टॉप भी बहुत करीब है। आप जानते ही हैं कि गाड़ी तो हमने नवंबर में ली थी, लेकिन हम फरवरी 2023 से कनाडा आए हुए हैं, तो शुरू के 8-9 महीने हमने गाड़ी के बगैर ही गुजारे, और वो तभी गुजार पाए बिकॉज बस स्टॉप काफ़ी करीब होता है हमारे घर से। इट्स लाइक 3 मिनट्स और 2 to 3 मिनट्स वॉक। बल्कि अब तो लगता है कि अच्छा ही था जब गाड़ी नहीं थी, ज़रा पैदल भी चलते थे तो थोड़े और पतले होते थे हम। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ। वैसे हिना ने माशाल्लाह अभी जिम जिम जॉइन किया है, और उन्होंने तकरीबन 3 से 4 किलो वज़न लूज़ किया है, एंड शी इज़ फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तो हमारा यहाँ पर बस स्टॉप भी करीब है, और जोहा का पिक एंड ड्रॉप भी करीब है, और पार्क्स भी हैं, और सारे घर नए नए बने हुए हैं इर्द गिर्द भी, तो हमें इस लिहाज से सूट करता है। फिर लैंडलॉर्ड्स भी अच्छे हैं भी पाकिस्तानी, तो अच्छा लगा। लेकिन ये चीज़ें आपको देखनी होंगी कि अगर आप बेसमेंट लेते हैं तो वो उसकी हालत कैसी है, बिकॉज़ यहाँ पर हमने और बेसमेंट्स भी देखी हैं, कहीं कहीं पर तो इंसान का दम ही घुट जाता है। लोग सोचते तो ये हैं कि चलो बेसमेंट में, जैसे हमने बिलाल भाई को भी रहते हुए देखा है, तो हम भी रह सकते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए वहाँ से सिर्फ तस्वीरें देख कर बुक कर रहे हैं, तो यू माइट बी सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर अ बिग अनवांटेड सरप्राइज वंस यू अराइव इन कनाडा। आपको लगे कि वो बेसमेंट जो तस्वीरों में बड़ी साफ़ सुथरी और खुली खुली और बड़ी बड़ी और अच्छी नज़र आ रही थी, दर हकीकत तो बस एक खुद ही है। तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमारे केस में हमारे फैमिली फ्रेंड्स ने पहले से अरेंज की हुई थी हमारे लिए, वो ख़ुद भी रियल्टर हैं, तो अच्छी बेसमेंट हमें मिल गई। वरना लोग जनरली इतना स्टे नहीं करते बेसमेंट्स में, कोशिश करते हैं बस मूव आउट कर जाएं हार्डली 1 साल के बाद। बट we've decided to continue given the high cost of living अभी के circumstances में। और दूसरा ये बात कि मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे अक्लमंदी का तकाजा यही लगता है कि बेसमेंट में ही रहा जाए। सो अगर आपको अच्छी मिल जाती है, सो बाय ऑल मीन्स आपको वो चीज़ अवेल करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको अच्छी नहीं मिलती, देन ऑब्वियसली फिर चॉइस क्या है, आप फिर टाउन हाउस वगैरह में ही रहेंगे। वैसे उसमें भी फिर रिलेटिवली चीपर ऑप्शन आपके लिए अपार्टमेंट की है या कॉन्डो की है, वो चेक कर लीजिएगा। आपको एक कॉन्डो है, मेरी एक फ्रेंड है, वो अपना कॉन्डो लगा रहे हैं रेंट पर 2150 प्लस यूटिलिटीज़।
सो यूटिलिटीज़ डाल के समझ लें इन टोटल वो 2400 का बन जाएगा। बट वो ढूंढ रहे हैं कोई सिंगल पर्सन या सिर्फ कपल जिसके बच्चे ना हो। सो ये भी है। कॉन्डो थोड़ा सा सस्ता आपको मिल जाता है कंपेयर टू टाउन हाउस। अपार्टमेंट एंड कॉन्डो की प्राइसेस ऑलमोस्ट कंपेरेबल होती हैं। डीटैच्ड हाउस और महंगा होता है एंड द चीपेस्ट इज बेसमेंट। होपफुली अगर आप नए कनाडा आने वाले हैं तो आपको आज की वीडियो से काफ़ी रहनुमाई मिली होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा बेसमेंट या टाउन हाउस। आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।